The next topic we are going to discuss is projectile motion. अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है? प्रोजेक्टाइल होता क्या है बेसिकली? प्रोजेक्टाइल मीन्स किसी चीज को प्रोजेक्ट करना, यानी कि आप कोई चीज फेंकते हो तो उसको आप कितने एंगल पे या किस तरीके से आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो फेंकने के लिए, ठीक है ना, तो वो होती है प्रोजेक्टाइल। जैसे मान लीजिए ये बॉल है, तो बॉल जैसे अभी ग्राउंड में कोई दो बच्चे खड़े हैं और आप एक दूसरे को, जैसे कई बार देखा होगा बच्चों कैच खेलते हैं, बॉल को इधर से फेंक देता है, दूसरा कैच करता है, ठीक है ना, तो ये प्रोजेक्ट, तो एंगल किस तरीके से हम उसको फेंक रहे हैं। अगर मान लीजिए एकदम वर्टिकली ऊपर फेंकेगा तो उसी के हाथ में आएगी, ठीक है ना, तो कितने डिग्री पे हम फेंक रहे हैं, तो वो है कि कितने डिग्री पे हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो मोशन, जो पाथ फॉलो करेगा, जो मोशन होगी उस दौरान ऑब्जेक्ट की, ये कैसी मोशन होगी? प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। और अब ये जो मोशन होती है इसमें देखो ग्रेविटी का भी रोल है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्राउंड की तरफ आ रहा है, और ग्रेविटी क्या करती है, चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है ना। और इसी वजह से जो ऑब्जेक्ट जो हमने ऊपर की तरफ फेंका था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्राउंड की तरफ, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये मोशन होती है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल इज एन ऑब्जेक्ट डेट इज इन फ्लाइट आफ्टर बीइंग थ्रोन और प्रोजेक्टेड। तो जब हम किसी चीज़ को फेंकते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं तो उस दौरान जो उसकी जो फ्लाइट है, जो पाथ होगा, ठीक है ना, वो कैसा पाथ होगा? प्रोजेक्टाइल होगा। और इन थ्रोइंग ए बॉडी आफ्टर गेटिंग इनिशियल वेलोसिटी द मोशन ऑफ द बॉडी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड प्रोजेक्ट। तो कहने का मतलब जब हम किसी चीज़ को फेंकते हैं ऊपर की तरफ तो ग्रेविटी की वजह से जो वो पाथ फॉलो करेगा, वो पाथ कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा, ठीक है ना। एंड दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, और जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने फेंका है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। एंड दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल एंड द मोशन द ऑब्जेक्ट फॉलोइंग इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसमें भी हमारे पास देखिए दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक तो एक्स कंपोनेंट आ जाएगा और एक इसमें हमारे पास वाई कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाई कंपोनेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा एक्स कंपोनेंट। और हर एक पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी? टेंजेंट होगी। जैसे यहाँ पे देखिए टेंजेंट है, यहाँ पे ये टेंजेंट है, यहाँ पे ये टेंजेंट है, तो हर एक पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल होगी। अब इसमें जो दो चीज़ें हमें नोट करने लायक है कि वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग जो वेलोसिटी जाएगी, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी जाएगी, उस दौरान जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। मतलब देयर विल बी नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। और जो वाई के अलोंग होगा, ठीक है ना, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल डायरेक्शन जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन क्या होगी? ड्यू टू ग्रेविटी होगी, यानी कि उसको हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने ऊपर की तरफ उछाला था लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है? नीचे की तरफ आया है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट जो है नीचे की तरफ आया, तो नीचे की तरफ क्यों आया? क्योंकि उस पर ग्रेविटी लगी है। तो जब वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा उसका, ठीक है ना, उस पर तो ग्रेविटी लगेगी, ठीक है ना, तो इसलिए उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उस पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास कुछ इक्वेशंस ड्राइव करनी है इसके अंदर हमको, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर प्रोजेक्टाइल। यानी कि प्रोजेक्टाइल को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें 3-4 इक्वेशंस इसमें निकालनी पड़ती है। जैसे कितने टाइम तक वो ऊपर रहेगा हवा में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, कितनी मैक्सिमम हाइट वो रीच करेगा, तो मैक्सिमम हाइट, ठीक है, कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो वो मैक्सिमम रेंज उसकी आ गई, कौन सा पाथ फॉलो करेगा, तो वो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आ जाती है, ठीक है। तो इसमें 3-4 चीज़ें हमें इसमें निकालनी है, इनको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन बोलते हैं। तो देखिए, वी कंसिडर ए प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा। तो हम मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हमने जो है प्रोजेक्ट किया, कितने डिग्री पे? थीटा डिग्री पे उसको हमने प्रोजेक्ट किया, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग हमने थीटा डिग्री पे उसको ऊपर की तरफ उछाला है, ठीक है। और जिस वेलोसिटी से आप उसको फेंकोगे तो वो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंशियल,
तो जो भी पाथ है तो वहां पे टेंजेंशियल उसकी वेलोसिटी जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखिए एसेलेरेशन एक्चुअल में क्या होती है, एसेलेरेशन इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। तो एसेलेरेशन तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं हम एसेलेरेशन को, यानी कि एसेलेरेशन अलोंग एक्स एक्सिस प्लस एसेलेरेशन अलोंग वाई एक्सिस। अब हम पीछे पढ़ चुके हैं कि एसेलेरेशन अलोंग एक्स एक्सिस हम क्या मान रहे हैं, जीरो मान रहे हैं। एक्स के अलोंग जो एसेलेरेशन है वो जीरो है, क्योंकि एसेलेरेशन यहाँ पे एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है ना। और ग्राउंड का लेवल तो सेम ही चलेगा थ्रू आउट, ठीक है। तो और ऑब्जेक्ट कोई भी होता है, ग्रेविटी क्या करती है, ऑब्जेक्ट को ग्राउंड की तरफ खींचती है। तो ग्राउंड के लेवल पे हम क्या देख रहे हैं, तो वहां पे तो कोई एसेलेरेशन लगेगी नहीं, ठीक है। तो वहां पे हम एसेलेरेशन को मान लेते हैं जीरो, ठीक है ना। तो एसेलेरेशन कौन सी मानेंगे फिर, जो वाई कंपोनेंट के अलोंग जो होगी, क्योंकि वहां से ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींच रहा है वो, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए कि एक बॉल जो है ग्राउंड पे रखी है, एक बॉल जो है ग्राउंड पे रखी है, तो अब उस पे ग्रेविटी लग रही है क्या भाई, ग्रेविटी क्या करती है, ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचती है, तो वो बॉल तो वहीं ग्राउंड पे ही है, उससे नीचे कहां जाएगी वो, ठीक है। तो वहां पे एसेलेरेशन क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। और अगर कोई चीज ऊपर है तो उस पे ग्रेविटी लगेगी और उसको नीचे की तरफ खींचेगी, ठीक है। तो वहां पे एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होगी। तो इसीलिए एक्स कंपोनेंट के अलोंग जो एसेलेरेशन है वो जीरो मान ली, और वाई कंपोनेंट के अगर अलोंग जो एसेलेरेशन है वो क्या है, एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। और वो कैसी होगी, नेगेटिव में होगी। क्यों, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका है, लेकिन वो ग्रेविटी क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ लेके आ रही है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में लेके आ रही है। तो यानी कि माइनस जी के साथ उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए ये फैक्टर तो हो गया जीरो, तो हमारे पास क्या बच गया, माइनस जी जे कैप, ये हमारी एसेलेरेशन आ गई। और ऐसी वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको भी हम कंपोनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कंपोनेंट फॉर्म में क्या होगा, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो यू एक्स जो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगी, यू cos थीटा, क्योंकि थीटा एंगल क्या एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, तो यू cos थीटा, और यू वाई क्या हो जाएगा, यू sin थीटा। तो ये हम सब वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप इसको देखते ही समझ जाओगे कहां से कैसे लिखा है हमने ये, ठीक है। तो अब ये जो चीजें हैं ये हम आगे जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे उनमें यूज करेंगे इनको, तो इनको आप ध्यान में रखो। तो ए क्या है हमारी, माइनस जी जे है, और यू एक्स और यू वाई क्या है, यू cos थीटा और यू sin थीटा। नेक्स्ट, अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। तो जो पाथ फॉलो कर रहा है प्रोजेक्टाइल, जो पाथ है उसकी हमें इक्वेशन निकालनी है कि क्या क्या इक्वेशन बनेगी उसकी, ठीक है ना। इसको हम ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं। तो उसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, जो भी उसका पाथ होगा उस पाथ की इक्वेशन, मतलब उसको मैथमेटिकल फॉर्म में निकालना है कि कौन सा पाथ फॉलो करेगा वो, ठीक है ना। तो अब क्योंकि मोशन में है ऑब्जेक्ट, तो हम वही वी हैव थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो उसमें से हम कौन सी लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसमें यूज करेंगे। तो एस इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, को डिस्प्लेसमेंट यही तो होता है, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, यानी कि आर माइनस आर नोट। तो यहाँ पे आर क्या है, फाइनल पोजीशन, और आर नोट क्या है, इनिशियल पोजीशन, ठीक है ना। तो आर माइनस आर नोट, तो माइनस आर नोट को हम राइट हैंड साइड में लेंगे तो आर नोट आ गया, तो आर इक्वल टू आर नोट प्लस यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो एस की जगह मैंने क्या लिख दिया, मतलब इसको स्प्लिट कर दिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट को स्प्लिट कर दिया, कैसे, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन। अब ये जो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आई है, ठीक है ना, इसको हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगी और अलोंग वाई एक्सिस क्या होगी, ठीक है ना। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है अलोंग एक्स एक्सिस क्या बनेगी, तो इसको एक्स से डिनोट कर देते हैं, तो एक्स, और ये एक्स नोट, और ये यू हो जाएगा यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स के अलोंग एक्स क्या हो जाएगा, तो एक्स नोट इनिशियल पोजीशन, तो एक्स एक्सिस पे ही है तो इनिशियल पोजीशन तो जीरो ही रहेगा, क्योंकि ओरिजिन से शुरू कर रहा है, ठीक है ना। तो इनिशियल पोजीशन तो ओरिजिन ही है, तो वो तो जीरो है डिस्टेंस, ठीक है ना। इसको आप ऐसे समझिए, जब मैं ऑब्जेक्ट को यहां से लेकर और इस पॉइंट से, मतलब ए पॉइंट से लेकर और बी पॉइंट पे इसको जब मैं थ्रो कर रहा हूं,
ठीक है ना। तो कितना डिस्टेंस कवर किया एक्स के अलोंग, ए बी डिस्टेंस कवर किया। तो इनिशियल पोजीशन जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो कितना है, 0 है, और यहाँ बी पे जब आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे कि इनिशियल जो पोजीशन है वो क्या है, 0 है। ठीक है ना। और यू एक्स टी, तो ये यू एक्स हम पीछे निकाल चुके हैं, तो यू कोस थीटा और टी, और एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ क्या मानेंगे हम इसको, 0, तो ये पूरा फैक्टर ही 0 हो जाएगा फिर। तो हमारे पास क्या बच गया, x इक्वल्स टू यू कोस थीटा टी, ये इक्वेशन आ गई। तो ये आप नोट कर लो। ऐसे ही y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो इसकी जगह y लिख दो, तो y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर लीजिए, तो y और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी y के अलोंग, तो जो ऑब्जेक्ट y एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो ओरिजिन से शुरुआत करेंगे, तो ओरिजिन पे y एक्सिस तो 0 रहेगा, तो y 0 0, और यू वाई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y, तो ये u साइन थीटा है, और इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई क्या है, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, तो ये हम कितने निकाले थे, माइनस जी, तो माइनस जी टी स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सोल्व करोगे तो क्या आएगा, u साइन थीटा टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 2 आ गई। क्लियर है। तो ये x की आ गई वैल्यू और ये y की वैल्यू आ गई। अब फ्रॉम फर्स्ट से अब देखिए यहां से हम टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, तो टाइम कितना हो जाएगा, x अपॉन यू कोस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। t किसके बराबर लिख सकते हैं, x अपॉन यू कोस थीटा ना। अब इस t को हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है, तो पुटिंग t इन 2 वी गेट, इस इक्वेशन में यहां पे t की जगह हम क्या पुट कर देंगे, x अपॉन यू कोस थीटा हम पुट कर देंगे। तो देखते हैं इसको सोल्व करके क्या आता है। अब ये थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप इसको करके देखिए खुद से। तो जिसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा अपना x और साइन अपॉन कोस कितना होता है, tan, और u से u कट जाएगा, ये u से u कट गया, तो साइन अपॉन कोस, और ये x, तो x tan थीटा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये आएगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y tan थीटा x माइनस हाफ ऑफ जी यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं ऊपर वाली इक्वेशन को। अब ये जो इक्वेशन जो हमारे पास आई है, ये इक्वेशन क्या आपको शो कर रही है, क्या है ये इक्वेशन, किस चीज़ की इक्वेशन है। तो जो बच्चे जिनके पास मैथमेटिक्स है वो इसको देखते ही समझ जाएंगे कि ये इक्वेशन कुछ कुछ इस तरीके से दिखती है अपने को, कि y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से दिख रही है इक्वेशन। और ये इक्वेशन किसकी होती है, ये इक्वेशन होती है पैराबोला की। तो कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विद इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो पैराबोला की ये इक्वेशन होती है, तो इसके साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो सेम दिख रही है दोनों, यानी कि ये वाला पूरा फैक्टर क्या a है और ये वाला पूरा फैक्टर क्या है, b है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू ए एक्स, और ये पूरा माइनस के साथ आएगा तो प्लस b एक्स स्क्वायर, तो वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है ना। तो वी ऑब्जर्व डेट द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी पैराबोलिक इन शेप। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ऑब्जेक्ट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो इस तरीके का पाथ फॉलो करता है, इस तरीके का पाथ फॉलो करता है। ठीक है ना, क्योंकि उसकी ये वाली इक्वेशन आई, और ये इक्वेशन जो है पैराबोलिक पाथ की होती है। तो पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन, पैराबोलिक पाथ यही होता है, और इसी इक्वेशन को ये फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब जो भी हम ऑब्जेक्ट थ्रो करेंगे वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक। ठीक है ना, तो पैराबोलिक शेप रहेगी उसकी। नेक्स्ट हमारे पास टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, यानी कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तक जाने में उसको कितना टाइम लगा। तो इसको हम डिनोट करेंगे, दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं, या तो कैपिटल टी से डिनोट कर सकते हो या फिर आप टी एम। ठीक है ना, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो इस तरीके से, दो तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए, जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो वहां पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि उसके बाद तो उसको नीचे ही आना है।
ठीक है ना। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उसकी, 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट वहां रुकेगा फिर नीचे आएगा। और ये काम इतना फाइन तरीके से होता है कि हम इसको जज भी नहीं कर सकते अपनी आंखों से, ठीक है ना। कि कोई चीज़ जब ऊपर जाती है तो वो एकदम से नीचे कैसे आएगी, वो पहले ऊपर गई, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हुई, फिर वहाँ रुकेगी और फिर नीचे आएगी, ठीक है ना। तो जब इनिशियल वेलोसिटी जब जा रही है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, वी यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी, यू वाई। और ऊपर जब ऑब्जेक्ट गया और फिर यहाँ पे जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वी वाई, ये फाइनल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0, और इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो, तो फाइनल वेलोसिटी है 0। तो फ्रॉम इक्वेशंस ऑफ मोशन अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई पीछे जो इक्वेशन हमने निकाली थी वाई एक्सिस के अलोंग इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके अंदर हमें ये वैल्यू पुट करनी है। तो क्या निकली थी वो, वी वाई यू साइन थीटा माइनस जी टी एम, ये निकली थी हमारी। और इसमें हम वी वाई क्या कर देंगे, इसको 0 बना देंगे, तो ये पूरा फैक्टर किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ से, और टाइम, ये टाइम कौन सा टाइम, हमारा मैक्सिमम टाइम है, तो टाइम को हमने कर दिया टी एम। तो इसको बस रीशफल करना है इसको, तो टी एम क्या हो जाएगा हमारा, यू साइन थीटा अपॉन जी, और टी एम को अपन कैपिटल टी भी लिख सकते हैं, तो कैपिटल टी कितना हो गया, यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम टाइम हो गया, ठीक है ना, कॉल्ड टाइम ऑफ हाइट, यानी कि मैक्सिमम टाइम, यानी कि उस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, वो ये टाइम है। और इतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगेगा, ठीक है ना, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट ने इस तरह का पाथ फॉलो किया, तो ये उसकी मैक्सिमम हाइट है। तो जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगता है, ठीक है ना। यानी कि ये टाइम अगर हम इसको t मानते हैं, t, तो ये टाइम भी कितना होगा, t होगा, ये टाइम भी t होगा। तो यानी कि टोटल टाइम, जिसे हम बोलते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब टोटल कितने टाइम तक ऑब्जेक्ट हवा में रहा, तो वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, ये 2t, ठीक है ना। तो वो हम आगे करेंगे। ये देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टोटल कितना टाइम लगा, तो पीछे जो हमने टाइम निकाला था टी एम, उसी का ट्वाइस कर दिया हमने, ठीक है ना, ट्वाइस ऑफ टी एम, तो टोटल टाइम उतना ही लगेगा। भाई यहाँ तक मैक्सिमम हाइट पहुँचने में जितना टाइम लगा टी, उतना ही टाइम आने में लगेगा टी, तो टोटल टाइम कितना होगा, 2t हो गया, तो 2tm, ठीक है ना। तो इसको प्रूव भी करके दिखा देता हूँ मैं। देखिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टोटल टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्टाइल इज इन फ्लाइट, मतलब वो टोटल टाइम जब तक आपका ऑब्जेक्ट जो है हवा में रहता है, ठीक है ना, एयर में रहता है। तो इस दौरान जो वाई कंपोनेंट है उसको हम क्या मानेंगे, 0। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट ग्राउंड से शुरू हुआ और ग्राउंड पे ही वापस आ गया, तो वाई कंपोनेंट क्या मानेंगे हम, 0 मानेंगे, तो वाई हमारा हो गया 0। और वाई की इक्वेशन क्या थी, वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ये पीछे हम कर चुके हैं ना। तो इस इक्वेशन में वाई की जगह हमने 0 रख दिया, तो इसको सिंपली आपको रीशफल करना है। और ये जो टाइम आपका है ये क्या है, मैक्सिमम फ्लाइट है ये, तो इसमें एक टी कट जाएगा, दोनों तरफ टी है तो एक टी कट जाएगा, तो एक टी क्या बच गया, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा अपॉन जी, ये आएगा आपका। तो 2 यू साइन थीटा अपॉन जी, ये टोटल टाइम है। पीछे कितना आया था, यू साइन थीटा अपॉन जी, ये आया था। और अगले वाले एक्सप्रेशन में इसमें 2 आगे ऐड हो गया, एक्सप्रेशन वही है, खाली 2 इसमें ऐड हो गया, तो 2 यू साइन थीटा अपॉन जी हो गया। इसका मतलब 2 टाइम्स हो गया ये। तो इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं टी, ये पूरा फैक्टर क्या है आपका, यही है टी एम। तो टी एफ आपका क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ टी एम, ठीक है ना। तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। फोर्थ जो हम इसमें ड्राइव करते हैं वो क्या है, मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, कि प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट कितनी जा सकता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब उसको आप थ्रो करते हो तो मैक्सिमम हाइट कितनी उसकी अटेन कर सकता है ग्राउंड लेवल से, ये मैक्सिमम हाइट है, ये कितनी हाइट वो अचीव कर सकता है, ये हाइट कितनी हो सकती है, तो वो हमें निकालनी है। तो देखिए जिस वक्त मैक्सिमम टाइम होगा,
मतलब जब मैक्सिमम हाइट कब होगी उस दौरान ये मैक्सिमम टाइम लेगा, ठीक है ना, ये वाला मैक्सिमम टाइम। तो टी टाइम क्या होगा, टी एम मैक्सिमम, और उस दौरान जो वाई की जो हाइट होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो वाई क्या है, यू साइन थीटा टी एम माइनस हाफ ऑफ जी टी एम स्क्वायर, ठीक है। तो टाइम ऑफ मैक्सिमम टाइम, तो ये पीछे हम जो ड्राइव किया वही वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, यू साइन थीटा अपॉन जी, टी की जगह, ठीक है ना। तो टी की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे और इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद हाफ ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ ऑफ यू साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन जी। तो ये हमारी क्या हो गई, ये मैक्सिमम हाइट हो गई हमारी, इतनी हाइट पे जाएगा वो। फिफ्थ जो हम जिसमें जो निकालेंगे वो क्या है, मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज कितनी कवर करेगा, जैसे ऑब्जेक्ट ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये जो रेंज है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है, तो इस दौरान ये जो रेंज इसने कवर की है यहां से यहां तक, ये मैक्सिमम रेंज कितनी है, तो ये हमें निकालनी है। हॉरिजॉन्टल रेंज कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो कैसे निकालोगे, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने में टोटल टाइम कितना लगा, टी एफ, जो टाइम ऑफ फ्लाइट था टोटल टाइम वही लगेगा। भाई यहाँ तक तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ मैक्सिमम हाइट का निकाला था, तो उतना ही टाइम ये आया था, तो टोटल टाइम आ गया हमारे पास टी एफ टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये टोटल टाइम हो गया। और वेलोसिटी अलोंग एक्स कंपोनेंट क्या थी, यू कोस थीटा। तो रेंज, ये जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। तो स्पीड इनटू टाइम यानी कि वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी अलोंग एक्स एक्सिस, यू कोस थीटा, और टाइम कितना लग रहा है, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टी एफ। तो इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी, तो यू कोस थीटा और टी एफ की वैल्यू क्या है, 2u साइन थीटा अपॉन जी, पीछे हम निकाल चुके हैं। इसको सिंपली आप सोल्व करोगे तो आर कितना आएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। देखिए 2 साइन थीटा कोस थीटा को अपन साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आया, तो ये हमारी रेंज आएगी। अच्छा, मैक्सिमम रेंज कब होगी हमारी, जब साइन थीटा जो है हमारा 1 हो जाए, क्योंकि जो साइन थीटा की वैल्यू वन और जीरो के बीच में चलती है ना, तो मिनिमम वैल्यू होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1, तो साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा। उस केस में हमारा क्या होगा, ये रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो 1 हम कब होगा, साइन 90 पे 1 होगा, तो इससे साइन से साइन कट गया, और थीटा 2 थीटा कितना आ गया 90 डिग्री, तो थीटा कितना हो गया 45 डिग्री। यानी कि जब हम 45 डिग्री पे ऑब्जेक्ट को अगर प्रोजेक्ट करेंगे, उस केस में उसकी जो रेंज होगी वो मैक्सिमम होगी। यानी कि अगर आप इसको 45 डिग्री पे थ्रो कर रहे हो, कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे जब आप इसको थ्रो करते हो, ये थीटा अगर 45 डिग्री आपका हो जाए, तो उस केस में जो हमारी रेंज होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम रेंज कवर करेगा ये, और वो किसके बराबर होगी, आर मैक्स यू स्क्वायर अपॉन जी, क्योंकि मैक्सिमम रेंज में ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम रख देंगे, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, ठीक है ना। और वो 1 कब होगी, जब थीटा हो जाएगा 45, ठीक है। तो यानी कि जब 45 डिग्री पे जब हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे, तो उस केस में ऑब्जेक्ट जो हमारा मैक्सिमम रेंज कवर करेगा, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा जब कोई मिसाइल टेस्टिंग होती है तो न्यूज़ में आता है कि ये मिसाइल जो इतना डिस्टेंस कवर कर सकती है मैक्सिमम, तो वो डिस्टेंस कैसे निकालता है, तो उस मिसाइल को कितने डिग्री पे हम प्रोजेक्ट करते हैं, 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो डिस्टेंस वो कवर करती है वो उसका मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, मतलब इतनी रेंज वो मिसाइल कवर कर सकती है।